लास्ट क्लास में हमने देखा कि वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभव निकालने का सामान्य तरीका क्या है। आवेश देखे और आवेश से जितनी दूरी पर निकालना तो क्या हो जाता है, अगर आर दूरी पर निकालना और क्यू आवेश है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर। तो आज उसी टॉपिक को आगे को बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर विभव। लास्ट चैप्टर में हमने देखा, हमने उस टाइम पर केवल दो ही पॉइंट कंसिडर किए थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, अक्षीय और निरक्षीय। तो एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखिएगा इसे, -q और +q, जिसको किस दूरी पर रखा गया 12। ये द्विध्रुव का क्या है, केंद्र O। तो पिछली बार एक बार हमने पॉइंट यहाँ पर लिया था, दैट इज एक्सियल पॉइंट, और एक बार यहाँ लिया था, दैट वाज इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन देखिए इस बार हमने पॉइंट P कहाँ पर लिया गया है, पॉइंट P लिया गया है थोड़ा सा अलग। देखिए ना ये अक्ष में है और ना निरक्षीय स्थिति में, तो इसे बोला हमने सामान्य बिंदु, एट एनी जनरल पॉइंट। तो देखिए हमेशा हमने दूरी क्या बोला था, O से लेकर P तक की दूरी को क्या मान लिया, R मान लिया। ध्यान से देखिएगा इसे, -q से P तक की दूरी को R1 मान लिया और +q से R2 तक की P की दूरी को R2 मान लिया। क्लियर। O से लेकर क्यू तक ये पहले भी वहाँ भी ऐसे था, एल और एल, और ये छोटी सी दूरी बी से लेकर एम तक की क्या किया, एक्स। पी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री में, तो ये बी एम कितना आ गया, एक्स आ गया। क्लियर। तो अब देखिए बड़ा आसान है विभव निकालना। हमने क्या कहा था, विभव निकालना इसलिए आसान होता है, हमें बस आवेश पता होना चाहिए। आवेश हमें यहाँ पता ही है, एक -q है और एक +q, दोनों बिंदु आवेशी माने जा सकते हैं, और हमें दूरी पता होनी चाहिए। तो देखिए q आवेश के कारण p पर कितना होगा विभव, v प्लस क्यू, मतलब वी क्यू लिखा जिसे हमने जनरली, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2। समीकरण नंबर 1 देखिए, R2 दूरी पर है। ऐसी -q आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, v -q, -1/4, आवेश का मान माइनस है इसलिए -q को माइनस पहले ले लिया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1। समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो P पर कुल विभव कितना होगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू, वही किया हमने यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा R1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/R2 माइनस 1/R1, ये समीकरण नंबर 3। अगर आपको R2 और R1 पता है, R2 क्या है, +q से P की दूरी, R1 क्या है, -q से, तो ये फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में भी कहा था, ऑल द मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, और सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट की लोकेशन कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो इसका मतलब हमें R1 और R2 को भी किसके टर्म में लाना पड़ेगा, R के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना फॉर्मूला R1 और R2 में नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर आ गया ना 1/R2 माइनस 1/R1, तो हमें R2 R1 नहीं चाहिए, हमें किसके टर्म में चाहिए, R के टर्म में चाहिए। तो हम अब क्या प्रयास करेंगे, R2 और R1 को लिखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्राइंगल लिया है हमने, PMO। क्लियर। कौन सा ट्राइंगल, PMO, बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा। PMO में देखिए PM लंब है, परपेंडिकुलर है, और PO क्या है, हाइपोटेन्यूस, कर्ण है। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यानी PM बट्टा PO बराबर कितना होगा, साइन थीटा, और PO कितना है, R। तो यही किया हमने, नीचे देखिए PM बट्टा PO बराबर साइन थीटा, तो PM बराबर कितना आ जाएगा, PO साइन थीटा, तो PM बराबर कितना आ जाएगा, R साइन थीटा। इसे याद रखेंगे। फिर से देखिए हमने ट्राइंगल PMO में क्या किया है, PMO में देखिए फिर से OM बट्टा PO कितना होगा, OM क्या है, बेस, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, वही किया है, OM बट्टा PO बराबर कॉस थीटा। अब देखिए OM को क्या लिख सकते हैं, OM को लिख सकते हैं OB प्लस BM, लिख सकते हैं, ये OM टोटल डिस्टेंस, OB प्लस BM। तो OB कितनी है, L, और BM कितनी है, X। तो वही किया है यहाँ पर देखिए, OB प्लस BM बट्टा PO बराबर कॉस थीटा, L प्लस एक्स बट्टा PO बराबर कॉस थीटा। OB है L, BM है X बराबर कॉस थीटा। तो L प्लस एक्स बराबर PO का मान कितना है, R, वहां जाके कितना हो गया, R कॉस थीटा। X बराबर कितना आ गया, और R कॉस थीटा माइनस L। क्लियर। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई R कॉस थीटा माइनस L। PM मिल गया हमें कितना, R साइन थीटा। तो अब इनका यूज कर सकते हैं हम किसके लिए, एक बड़ा ट्राइंगल है, देखिए हमें R1 और R2 का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल PMA ट्राइंगल को देखिए। तो ट्राइंगल PMA में ये क्या है, PA कर्ण, AM आधार, और PM लंब। तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर्ड इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। तो देखिए कितना आया, ट्राइंगल PMA में हाइपोटेन्यूस कर्ण कितना है, R1, तो R1 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, बराबर PM का स्क्वायर धन AM का स्क्वायर। तो देखिए PM का स्क्वायर धन AM का स्क्वायर। अब देखिए PM हमने कहीं पर निकाला है, यहाँ पर निकाला था, PM इक्वल टू कितना था, R साइन
थीटा। तो कितना आ जाएगा, पी एम की जगह पर रख दिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर वन स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस ए एम की जगह पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए ए एम कौन सा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ओ एम हमें पता है कितना है एल प्लस एक्स, तो ए ओ एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, तो कितना आ गया, एक एल और ऐड हो गया, तो एल प्लस एल टू एल प्लस एक्स, वही ऐड किया देखिए, टू एल प्लस एक्स कितना है, ऊपर से मान रख दिया आर कॉस थीटा माइनस एल, ये पहले ही निकाला जा चुका था, तो कितना आ गया 12 प्लस आर कॉस थीटा माइनस एल का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा गणित है, उतनी टफ नहीं है, आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी रहा, 2l में से l गया, कितना बचेगा l धन आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए धन बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब 2lr कॉस थीटा, 2ab होता है उसमें ए धन बी का होल स्क्वायर में। अब देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉमन आया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर वन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फेमस आइडेंटिटी है, इसका मान कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr कॉस थीटा। अब देखिए आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो देखिए एल क्या है, बेसिकली माइनस क्यू से क्यू तक का डाइपोल का साइज। तो हम जनरली देखेंगे डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल के उदाहरण हम आपको बताएंगे इसी चैप्टर में, कैपेसिटेंस से पहले डाइलेक्ट्रिक्स में। डाइपोल के एग्जाम्पल होते हैं HCl मॉलिक्यूल जैसे, और H2O मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, अणु बहुत छोटे, और इनका ऑर्डर क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम का 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो L का मान क्या होता है, जनरली बहुत कम होता है, और R का मान L से क्या होता है बहुत, अगर R 1 सेंटीमीटर भी है तब भी वो क्या होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन L, क्योंकि L की वैल्यू जनरली किस में होती है, प्रैक्टिकली असाइन एंगस्ट्रॉम में, सॉरी, तो एंगस्ट्रॉम में होती, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो आर वन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर को सेफली इग्नोर कर सकते हैं प्लस 2lr कॉस थीटा। अब देखिए हमने क्या किया, आर स्क्वायर को क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2l बट्टा आर कॉस थीटा। अब देखिए आर वन का मान क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर आ गया, और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। ऐसा इसलिए क्या, हमने आपको द्विपद प्रमेय बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाया था, तो 1 प्लस एक्स की घात n लगभग किसके बराबर होता है, 1 धन nx के बराबर। तो यहाँ देखिए घात कितनी है 1/2, तो अगली लाइन में वही हुआ 1 प्लस 1/2 आगे आ गया गुणा 12 बट्टा आर कॉस थीटा, 2 और 2 कैंसिल, तो आर वन बराबर कितना आ गया, आर कॉमन ही अभी भी 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा। आर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इंटू 1 आर प्लस एल बट्टा आर से आर कैंसिल हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हम आर वन को किसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं, आर के टर्म में, और यहाँ हम क्या हो गए सक्सीड, आर वन बराबर आर प्लस एल कॉस थीटा, हमने थोड़ा बहुत मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म किया, उसके बाद हमको मिल गया आर वन किसके पदों पर मिल गया है, आर के पदों पर मिल गया। अब हमारा अगला गोल क्या है, हम R2 को भी किसके पदों में लिखेंगे, R के पदों में। अब तो देखिए R2 के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल PMB में R2 देखिए कर्ण है, छोटे से ट्राइंगल में X क्या है आधार है और PM क्या है लंब है। तो PM का मान हमें पता है आर साइन थीटा, X का मान पता है आर कॉस थीटा माइनस एल, और R2 क्या है कर्ण। तो अगली लाइन में हमने वही किया, ट्राइंगल PMB में PB का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर धन BM का स्क्वायर। PB है R2 स्क्वायर, PM आर साइन थीटा पहले निकाला था, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, BM कितना था X स्क्वायर, और X क्या था हमने पिछले पेज में निकाला है पहले ही, आर कॉस थीटा माइनस एल। तो वहाँ रख दिया अगली लाइन में आर कॉस थीटा माइनस एल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से देखिए पहले दो टर्म ऑटोमेटिकली कह रहे हैं आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr कॉस थीटा। R2 स्क्वायर इक्वल टू फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr कॉस थीटा। फिर से सेम आर्गुमेंट, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल का मतलब जनरली साइज ऑफ डाइपोल इज इन टिपिकल ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो अगर आर 1 सेंटीमीटर भी है तब भी आप ये अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं, क्योंकि आर अगर 1 सेंटीमीटर और एल का वैल्यू है एंगस्ट्रम, तो 1 सेंटीमीटर और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अगर एल से बहुत बड़ा है आर, तो एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, सेफली इग्नोर कर सकते हैं। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2lr कॉस थीटा। फिर से आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 2lr बट्टा कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या किया, फिर से अंडर रूट लिया कि पावर 1/2 फिर लिख लिया। फिर से वही बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। सिंपल ट्रिक इज दैट, दूसरे टर्म में पावर आगे से लिख लो, यहाँ 1/2 है, 1/2 आगे से लिख लिया, 1/2 गुणा 12/r कॉस थीटा। फिर से 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो लास्ट में वी आर लेफ्ट विद R2 इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। तो देखिए फाइनल हमने कर लिया, R1 को भी किसके
टर्म में ले आए थे हम आर प्लस एल कॉस थीटा के टर्म में, और R2 को भी किसके टर्म में ले आए, आर माइनस एल कॉस थीटा के टर्म में। और अब देखिए हमने एक जगह इक्वेशन निकाली थी, हमें यही तो चाहिए, बाकी सब तो हमने किया हुआ था। 1/R2 माइनस 1/R1, R2 और R1 दोनों को किसके पदों में लिखना है, R के पदों में, जो हमने लिख लिया। तो हमने 4 व 5 से R1 और R2 का मान किस में रख दिया, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 पुनः दिखा देते हैं, ये वाली है। तो R2 भी है उसमें और R1, बाकी बाहर वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0Q, ये एज इट इज लिख दिया, 1/R माइनस एल कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू है, R2 की, माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू है, R1 की। अब देखिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम में देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वही क्या है, तो यहाँ 1 के साथ क्या आएगा, R प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ वाले 1 के साथ जाएगा ये, तो माइनस साइन बीच में, तो माइनस R प्लस एल कॉस थीटा हुआ, R और R कैंसिल हो गए। तो आगे देखिए क्या बचा, V इक्वल टू 1/4πε0Q, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा कितना आया, 2L कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस, ये नीचे क्या हुआ देख लीजिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर आर था, बी की जगह पर क्या था, एल कॉस थीटा। फिर से वही अप्रोक्सीमेशन हम पहले भी 2 बार यूज कर चुके हैं इसे। आर इज अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, फिर से बताते रहे, लेंथ ऑफ डाइपोल इन प्रैक्टिकल इज वेरी लेस कंपेरिजन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। अगर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर 10⁻⁻² मीटर यानी 1 सेंटीमीटर दूरी भी है, तो ये डाइपोल के लिए क्या होगी, बहुत बड़ी लेंथ होगी उसके एल के कंपेरिजन में, क्योंकि डाइपोल का लेंथ साइज क्या होता है, मॉलिक्यूल के साइज का, और एक मॉलिक्यूल का टिपिकल साइज एंगस्ट्रॉम के आसपास में होता है। तो V इक्वल टू 1/4πε0Q इंटू 2L कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, एल स्क्वायर वाला टर्म इग्नोर कर लिया। तो देखिए Q इंटू 12 पिछले चैप्टर में बताया था, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के लिए Q गुणा 2L क्या होता है, उसका द्विध्रुव आगुण, P बराबर लिखा है हमने कोष्टक में, तो P कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। तो ये किसी भी सामान्य बिंदु पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान। तो अब हम यहाँ से क्या, अगर हमें सामान्य के लिए पता है तो जनरल के लिए स्पेशल के लिए आराम से निकाल सकते हैं। तो अक्षीय स्थिति के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, अक्षीय स्थिति के लिए P बिंदु कितना कोण बना रहा था, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। अक्षीय स्थिति में P कहाँ पर आ जाएगा, इसी लाइन पर आ जाएगा, तो थीटा कितना होगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच का कोण 0। तो वही लिखा है, अक्षीय स्थिति के लिए थीटा क्या होगा, 0। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P cos 0 बट्टा आर स्क्वायर। cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो कितना बच जाएगा, V बराबर 1/4πε0 P बट्टा आर स्क्वायर। अब देखिए निरक्षीय स्थिति के लिए, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति क्या थी, जो सेंटर से ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा जब बिंदु P, तो बिंदु P अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच, 90 अंश का। तो वही लिखा है अपन, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा कितना होगा, 90 अंश। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P cos 90 बट्टा आर स्क्वायर। तो V कितना आ जाएगा, cos 90 0। तो V बराबर 0। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0, और अक्षीय स्थिति में क्या होता है, 1/4πε0 P बट्टा आर स्क्वायर। और जनरल फॉर्मूला 1/4πε0 P cos थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ये किसी भी बिंदु के लिए वैलिड है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है। ये हल्का सा लेंदी है, लेकिन अगर आप इसे स्टेप वाइज करेंगे, सबसे पहले इस स्टेप तक आना है, और यहाँ पर R2 और R1 को क्या लिखना है, आर के पदों में लिखना है। क्लियर, आर के पदों में लिखने के लिए हमने थोड़ा बहुत मैथ्स का यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, और एक दो जगहों पर क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया। और अगर R1 और R2 आर के पदों में लिख लिए जब एक बार हमने, फिर तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी और सॉल्व हो गया। तो इसे आप, ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसे एक दो बार खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आज का लास्ट टॉपिक है, हमने अब बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विभव भी पढ़ लिया, और सेम थिंग किसके लिए भी कर ली, वैद्युत द्विध्रुव के लिए भी। तो यहाँ देखिए, अब बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र कितना होता है, ध्यान से देखिए, 1/4πε0 Q बट्टा आर स्क्वायर। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, अक्षीय में 2P बट्टा आर क्यूब और P बट्टा आर क्यूब। तो ध्यान से देखिए, बिंदु आवेश के लिए क्षेत्र 1/r स्क्वायर होता है, और द्विध्रुव के लिए क्षेत्र क्या होता है, 1/r क्यूब। तो आपको हमेशा याद रखना, बिंदु आवेश के लिए क्षेत्र क्या होता है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यहाँ 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या था, खाली Q/r, और यहाँ क्या है, P/r स्क्वायर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के लिए विभव कैसे हो रहा है, जैसे बिंदु आवेश के लिए क्षेत्र होता है, यहाँ 1/r स्क्वायर, यहाँ 1/r स्क्वायर विभव। तो हमेशा याद रखिएगा, बिंदु आवेश में अगर पावर 1 r की घात 1 आ रही, तो द्विध्रुव के कारण में r की घात 2 आएगी, मतलब एक पावर ज़्यादा ऐड हो जाती है, इसे आप याद रखेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत विभव 0 होता है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है, और भी कई चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।